जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का, जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक बात बोली थी कि मैं यूं कहूंगा कि अपने ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ही अपने चैप्टर आते हैं, ह्यूमन बॉडी रिलेटेड ही सिस्टम आते हैं। तो आपको पता है कि मनुष्य के शरीर में कई प्रकार के सिस्टम्स काम करते हैं। जैसे मैंने कहा, पाचन तंत्र काम करता है, परिसंचरण तंत्र काम करता है, उत्सर्जन तंत्र काम करता है, अंतःस्रावी तंत्र काम करता है, तंत्रिका तंत्र काम करता है, जनन तंत्र काम करता है। तो मैं यूं कहूंगा कि अपने को इन सारे सिस्टम्स से क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम्स के अंदर। यानी कि अगर अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, अपने को सवाल मिलेगा। अपन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, अपने को सवाल मिलेगा। वैसे अगर अपन तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड भी अपने को एग्जाम्स में सवाल देखने को मिलते हैं। तो अपना चैप्टर है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि जब कभी भी आपको नर्वस सिस्टम पढ़ना हो तो साथ में आप पढ़े क्या? एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। आप बोलोगे सर अंतःस्रावी तंत्र कौन सा? मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया है कि अंतःस्रावी तंत्र वह जिसमें अपन ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं। मेनली किसका अध्ययन करेंगे? ग्रंथियों का, ग्लैंड्स का अध्ययन करेंगे। वो सारी ग्रंथियां साथ में मिलकर के कई प्रकार के हार्मोन, कई प्रकार के एंजाइम्स का श्रावण करती है। वो सारे एंजाइम्स और हार्मोन जो होते हैं मिलकर के अपने शरीर में विभिन्न क्रियाओं का संतुलन और समन्वय करते हैं। तो ऐसा बोलते हैं नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम, तंत्रिका तंत्र प्लस अंतःस्रावी तंत्र मिलकर के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। फिर से सुनना, मैं यूं कहूंगा नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम इज इक्वल टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप बोलोगे सर ये क्या बोला आपने? तो मैं यूं कहूंगा अपने शरीर में जितनी भी क्रियाएं चलती हैं उन सब क्रियाओं का रेगुलेशन, नियमन, नियंत्रण करने के लिए दो प्रकार के सिस्टम काम करते हैं। मैं यूं कहूंगा तंत्रिका तंत्र जो है वो हर जगह फैला हुआ तो नहीं है, लेकिन मैं यूं कहूंगा अगर कहीं पे फास्ट रिस्पांस देना है, कहीं पे अपनी बॉडी में कहीं भी फास्ट रिस्पांस देना है, हाथों हाथ से किसी उद्दीपन का जवाब देना है, अनुक्रिया करनी है, उस सिस्टम के रिगार्डिंग रिस्पांस करना है, कौन करेगा? तंत्रिका तंत्र। अरे अपने मस्तिष्क के अंदर तंत्रिका तंत्र मतलब मैं यूं कहूं मोटा मोटी तौर पर मस्तिष्क, ब्रेन। तो मैं यूं कहूंगा अपने डेली लाइफ में या यूं कहूंगा अपने लाइफ के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस होती है, चाहे वो जनन की क्रिया हो, चाहे आपके कोई थप्पड़ मार दे तो आपको वापस उसका रिएक्शन देना हो, चाहे आप कहीं मैं यूं कहूंगा गर्म पानी से जल गए हो तो आपको पता चला अच्छा ये गर्म चीज है, कुछ भी XYZ जितनी भी क्रियाएं होती है उन सब का रिस्पांस, उन सब की अनुक्रिया, या यूं कहूंगा आप जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, किसकी मदद से? कानों की मदद से। तो इस कान से रिलेटेड ऑडिटरी रिसेप्टर सेल्स होती है आपके शरीर के अंदर। कान से होते हुए आपका एक रास्ता जाएगा मस्तिष्क के अंदर, मैं यूं कहूंगा वहां पे आपका एनालिसिस होगा चीजों का। अगर आपने मेरी आवाज पहले सुनी हुई है तब आपका माइंड अपने आप बोल देगा कि साइंस वाले सर की आवाज है। अगर आपने मेरी आवाज कभी सुनी हुई नहीं है, आज सुन रहे हो, तो आपका माइंड इस चीज को सेव कर लेगा। मतलब क्या? अपने मस्तिष्क में हर प्रकार की क्रियाओं के लिए मैं यूं कहूंगा संकेत जाते हैं, उद्दीपन जाते हैं। तब अगर पूर्व आधारित स्मृति है माइंड में तब तो माइंड रिस्पॉन्ड कर देगा उसके हिसाब से, और नहीं है तो मैं यूं कहूंगा स्मृति के रूप में इन चीजों को सेव कर लेगा। बात को समझना, अगर कोई काम पहले हो रखा है, अगर कोई आवाज पहले सुन रखी है तब तो मस्तिष्क में सेव होगी, वो आपका माइंड वापस से क्या करेगा? उस स्मृति मेमोरी के आधार पर आपको बता देगा कि ये आवाज कौन टीचर की है, ये आवाज इस जानवर की है, ये आवाज इस पक्षी की है। यानी कि ये सारी चीजें अच्छा मेरी लिखावट देख के आप समझ जाओगे ये तो साइंस वाले सर की लिखावट है, मैथ्स वाले सर की देख के मैथ्स का समझ जाओगे। ये सारी चीजें क्या है? ब्रेन, मस्तिष्क से संबंधित बातें हैं। तो मैं यूं कहूंगा अपने शरीर में होने वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सब का अनुक्रिया करने का, रिस्पांस करने का, उन सब को नियंत्रित करने का जो भी भंडारण होता है वो सब के सब कहां होता है? तंत्रिका तंत्र में होता है। तो अपने सिलेबस में तंत्रिका तंत्र का, नर्वस सिस्टम का क्या है वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले बात आती है आपके तंत्रिका आवेगों द्वारा शरीर की विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखना। किसका काम है? तंत्रिका तंत्र का काम है। मैं एक बात से समझाता हूं, अपने शरीर में दो प्रकार की मैं यूं कहूंगा तंत्रिकाएं होती है। एक होती है संवेदी तंत्रिका, एक होती है चालन तंत्रिका या चालक तंत्रिका।
इन दोनों का काम क्या भैया, एक होती है सेंसरी नर्व्स, एक होती है मोटर नर्व्स। समझना बात को, सेंसरी नर्व्स का काम होता है अंग से, या यूं कहूंगा ग्राही अंग से। अच्छा क्या लगेगा, ग्राही अंग या रिसीवर ऑर्गन। तो मैं यूं बोलूंगा ग्राही अंग से आवेगों को, सूचनाओं को लेकर के जाना मस्तिष्क तक किसका काम है, सेंसरी नर्व्स का काम है। और मस्तिष्क से वापस जो एनालिसिस मिला है आपको, उस उद्दीपन को, उस रेस्पॉन्स को मस्तिष्क से वापस उस अंग के रेस्पेक्टिव पार्ट तक लेकर जाना काम है किसका, मोटर नर्व्स का, चालक तंत्रिका होगा। वापस समझना भैया, अगर आपके यहाँ किसी ने सुई या पिन चुभो दिए तो आपको पता चला कि आपके यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई है। जैसे ही आपके किसी ने यहाँ सुई लगाई है, आपके यहाँ से रिस्पांस उद्दीपन के रूप में, आवेगों के रूप में, सूचना के रूप में जाएगा पूरे रास्ते से कहां, मस्तिष्क में। और मस्तिष्क हाथों हाथ क्या आंसर देगा कि भाई सुई लग रही है, हाथ हटा ले। क्या आएगा आंसर, हाथ हटा ले, या बी केयरफुल, ध्यान रखना। वापस से माइंड से आपका आंसर आएगा। यहाँ पे आप बोलोगे सर ऐसे थोड़ी होता है, पागल बना रहे हो क्या आप हमें? अरे भैया पागल बनाने की बात नहीं है। मैं यूं कहूंगा ये जो मैंने प्रोसेस बताई है कि अगर यहाँ कोई चोट मार रहा है तो यहाँ से आपका रास्ता जाएगा, यहाँ एनालिसिस होगा, वापस आएगा, इसमें मिली सेकेंड्स लगते हैं। अरे अगर आपके किसी ने थप्पड़ मारी है तो आप हाथों हाथ से उसके ऊपर वापस थप्पड़ मार देते हो, इसका मतलब क्या है, आपका माइंड ने रिस्पांस किया है कि इस आदमी के वापस थप्पड़ मारनी है, इसने आपकी मारी, आप उसके दो मारो। मतलब ये जो अपना माइंड मैपिंग है, ये जो तंत्रिका तंत्र से मैसेजिंग का काम है, हाथों हाथ मैसेज मिल जाना, वापस उसका तुरंत प्रतिक्रिया कर देना, ये सब में टाइम बहुत कम लगता है, मिली सेकेंड्स में काम होता है। क्योंकि ये जो आवेग होते हैं, इंपल्स होते हैं, वो बहुत फास्ट चलते हैं, इसलिए इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तंत्रिका तंत्र। तीन भाग होते हैं। इस तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं भैया? तीन भाग होते हैं। वो तीन भाग कौन से हैं? एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसको बोलते हैं सीएनएस। क्या बोलते हैं? सीएनएस। इसको बोलते हैं पीएनएस। क्या बोलते हैं? पीएनएस। इसको बोलते हैं एएनएस। मतलब क्या? एएनएस। इसको बोलते हैं सीएनएस मतलब क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एएनएस मतलब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तीन प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एएनएस। अब इन सबके भी कुछ पार्ट होते हैं। जैसे सीएनएस के दो भाग होते हैं। एक होता है मस्तिष्क जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेन। क्या बोलते हैं जवानों? ब्रेन। एक होता है मेरुरज्जु जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। तो देखना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग, एक मस्तिष्क एक मेरुरज्जु। परिधीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग, एक मेरु तंत्रिकाएं जो 31 जोड़ी होती है। सवाल पूछा जाता है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है, आपको ऑप्शन दे देगा मस्तिष्क, मेरुरज्जु, मेरु तंत्रिकाएं, अनुगम्य तंत्रिकाएं। तो आपको पता है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में पीएनएस में तो मेरु तंत्रिकाएं होती है। वो सवाल पूछ लेगा मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो आपको ऑप्शन दे देगा 31 जोड़ी, 41 जोड़ी, 12 जोड़ी, 13 जोड़ी। आपको पता होना चाहिए 31 जोड़ी। नेक्स्ट आता है कपालीय तंत्रिकाएं। अगर आपको पूछे कपालीय तंत्रिकाएं कितनी होती है, याद रखना है 13 जोड़ी होती है। बोलो बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट बात आती है अपने स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की, एएनएस की, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की। इसमें भैया दो प्रकार की होती है, एक होती है अनुगम्य तंत्रिका और एक होती है परानुगम्य तंत्रिकाएं। बात समझ में आई क्या? इन सबको अपन उठाएंगे आगे के डिस्कशन में। अभी अपन सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सीएनएस। करें स्टार्ट? तो देखना सबसे पहले आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको शॉर्ट में कहते हैं सीएनएस। क्लियर? यस सर। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है मस्तिष्क, यानी अपन क्या पढ़ेंगे? मस्तिष्क। मेनली मैं यूं कहूंगा नर्वस सिस्टम में पढ़ा भी किया जाता है मस्तिष्क। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं किसके बारे में? ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में। क्या बोलता है? मस्तिष्क का वजन 1450 ग्राम होता है। कई किताबों में लिखा होता है 1400 से 1500 ग्राम होता है। 1400 से 1500, कई 1300 से 1450 लिखते हैं। तो एक एवरेज आपको चीज लेनी होती है, ऑप्शन कभी इतने नजदीक के नहीं आएंगे। 1450 ग्राम। नेक्स्ट लिखा हुआ ब्रेन खोपड़ी में स्थित होता है। जब मैंने आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ाया था, जब मैंने आपको स्केलेटन सिस्टम पढ़ाया था, कंकाल तंत्र, हड्डियों के बारे में पढ़ाया था, उस टाइम मैंने हड्डियां बताई थी
थी, स्कल की हड्डियां बताई थी, टेम्पोरल, मैंडिबुलर, ये सारी हायोड, ये चीजें अपन ने पढ़ी थी। तो जो खोपड़ी होती है उस खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है कौन? मस्तिष्क या ब्रेन। बात आई समझ में? नेक्स्ट, मस्तिष्क के चारों ओर 3 परतें होती है। आपको सवाल में पूछ सकता है कि मस्तिष्क के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण कितने परतों का होता है? ऑप्शन 1, 2, 3, 4। योर आंसर विल बी 3। यानी कि मस्तिष्क जो सुरक्षित रहता है उसके बाहर कवरिंग होती है, आवरण होता है, परतें बनी हुई होती है, वो कितनी होती है? 3। अब उन तीनों के नाम भी पूछा जाता है कई बार। ये भी सवाल बन सकता है कि मस्तिष्क के चारों ओर की परतें हैं, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन 1 ड्यूरामेटर, ऑप्शन 2 एरिकनॉइड, ऑप्शन 3 पायामेटर, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। आपका उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। यानी मस्तिष्क के चारों ओर 3 परतें होती है। कितनी परतें होती है? 3 लेयर होती है। एक का नाम है ड्यूरामेटर जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक है एरिकनॉइड जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एक है पायामेटर जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। बात आई है समझ में? नेक्स्ट एक नोट लिखा हुआ है भैया, इस नोट को ढंग से पढ़ना। क्या बोल रहा है ये? खोपड़ी व डीएपी। डीएपी क्या है भैया? ड्यूरामेटर, एरिकनॉइड, पायामेटर। ये क्या है? इन परतों के नाम शॉर्ट में लिखे हुए हैं। बार-बार आपका टाइम नहीं खराब करवा के, नोट्स नहीं खराब करवा के, शॉर्ट में लिखा गया है। क्या कि खोपड़ी मतलब स्कल हो गया, खोपड़ी व डीएपी। डीएपी मतलब ड्यूरामेटर, एरिकनॉइड, पायामेटर मस्तिष्क की सुरक्षा करते हैं, अर्थात मस्तिष्क आवरण बनाते हैं जिसे मेनिंजेस कहते हैं। इसका क्या नाम है भैया? मेनिंजेस नाम है। क्लियर? नेक्स्ट आता है ए व पी के मध्य। ए व पी मतलब क्या? एरिकनॉइड व पायामेटर। ए व पी का मतलब क्या? एरिकनॉइड व पायामेटर। ए व पी के मध्य एक द्रव भरा होता है, अरे एक फ्लूइड होता है 2 परतों के बीच में। जैसे कि ये आपकी एरिकनॉइड है, ये आपकी पायामेटर है, तो इसके बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है, एक द्रव भरा हुआ है ताकि इनमें घर्षण वगैरह नहीं लगे। उस द्रव्य का नाम है CSF। CSF मतलब क्या? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क मेरुद्रव। हिंदी में क्या बोलते हैं? मस्तिष्क मेरुद्रव। कई बार सवाल आता है कि CSF किन के बीच में होता है? कई बार सवाल पूछा जाता है CSF किसके बीच होता है? तो याद रखना जवानों, एरिकनॉइड और पायामेटर के बीच में जो द्रव होता है उसको क्या बोलते हैं? CSF बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। कई बार पूछते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 150 ml होती है। और होनी कितनी चाहिए? 150 ml होनी चाहिए। अगर 150 से कम होगा तो भी आपका नुकसान है, और 150 से ज्यादा होगा तो भी आपका नुकसान है। दैट मींस इस CSF की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 150 ml होनी चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? नेक्स्ट अपन देखते हैं तंत्रिका तंत्र से संबंधित कुछ और बात। तो बात चल रही है अपनी नर्वस सिस्टम की, तंत्रिका तंत्र की। तो मैंने कहा मेनली अपन इस तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं, ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा ह्यूमन बॉडी में जितनी भी प्रोसेस होती है, जितनी भी अपने क्रियाएं होती है, फिजिकल एक्टिविटीज होती है, जैसे वो जनन की हो गई, चाहे वो भूख प्यास की हो गई, चाहे कोई सी भी आपकी क्रिया है, उन सब से रिलेटेड अपने केंद्र बने होते हैं। उन सब से रिलेटेड अपने केंद्र बने होते हैं। वो केंद्र कहाँ होते हैं? मस्तिष्क में होते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो कुल मिलाकर के मैं यूं कहूं कि मोटा मोटी तौर पर तंत्रिका तंत्र में नहीं बोल करके मस्तिष्क भी बोलूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात आ रही है क्या समझ में? तो अपन बात करते हैं किसकी? मस्तिष्क की। तो मस्तिष्क में अपन पढ़ते हैं, मैं यूं कहूंगा मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ पार्ट्स। किसके? ब्रेन के। तो मैं यूं बोलूंगा मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला पढ़ रहे हैं अपन अग्र मस्तिष्क। पहले का क्या नाम है? अग्र मस्तिष्क नाम है, फोर ब्रेन नाम है। तो इसमें मैं कहूंगा ब्रेन का सबसे बड़ा भाग। अरे मस्तिष्क का सबसे बड़े भाग का नाम क्या है? अग्र मस्तिष्क। तो इसमें क्या बोला? इस भाग में उभारनुमा संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें गायरी कहते हैं। अरे उभारनुमा संरचनाएं होती है इस पार्ट में। किस पार्ट में? अग्र मस्तिष्क वाले भाग में। उसको बोलते हैं गायरी। बात समझ में आई क्या? आपको बस वर्ड्स पे ध्यान देना है, उन बातों को, उन सेंटेंसेस को, उन स्टेटमेंट्स को याद रखना है जिनसे सवाल बनता है सीधा। कई बार पूछ लिया जाता है कि अगर मस्तिष्क है तो यूं पूछ लेते हैं कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ऑप्शन देगा अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। आपका आंसर क्या होना चाहिए? अग्र मस्तिष्क। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट आपको पूछ लेगा कि इस भाग अग्र मस्तिष्क में उभारनुमा संरचनाएं होती हैं, उनका क्या नाम है? तो आपको नाम बताना होगा क्या? गायरी।
कई बार ऐसा पूछ लेते हैं, इनके बीच में एक धंसा हुआ भाग होता है, एक गड्ढेनुमा भाग होता है, उनको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं भैया सलकाई। क्या बोलते हैं? सलकाई। तो गायरी और सलकाई ये दो वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रख के चलना है, इन दोनों वर्ड्स को याद रख के चलना है। अगर सवाल आए कि उभरा हुआ भाग, तब तो आप भर देना गायरी, और अगर पूछे धंसा हुआ भाग तब सलकाई। क्लियर है? नेक्स्ट आता है अग्र मस्तिष्क के दो गोलार्ध आपस में संयोजी उत्तक से बने होते हैं, जिन्हें कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। एक बार मैं यूं कहूंगा कि पूछा हुआ सवाल है आर्मी एग्जाम्स में, एनए के पेपर के अंदर, कि मस्तिष्क के दो जो गोलार्ध होते हैं, उन गोलार्धों को जोड़े रखने वाली संरचना का क्या नाम है, उस कनेक्टर का क्या नाम है? तो आपको वहां बताना है वो संयोजी उत्तक का बना हुआ होता है। पहली बात कनेक्टिव टिश्यू का, तभी तो कनेक्ट करेगा। दूसरा क्या नाम? कॉर्पस कैलोसम। ये आपको बस याद रखना है। नेक्स्ट बात आती है अगर मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। इस अगर मस्तिष्क खुद के 3 भाग होते हैं। क्यों? मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क। मैंने कहा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क। तो इस अग्र मस्तिष्क के और कितने भाग होते हैं? 3। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है सेरेब्रम। क्या आता है? सेरेब्रम। तो देखना, ये अगर मस्तिष्क का बड़ा भाग है, अगर मस्तिष्क में भी बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम है। अगर आपको सवाल पूछे कि मस्तिष्क का बड़ा भाग, तब आपको टिक करना है अग्र मस्तिष्क। आपको सवाल पूछे अगर मस्तिष्क का बड़ा भाग, तब आपको टिक करना है सेरेब्रम। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें एक बात आती है, ये अगर मस्तिष्क का बड़ा भाग है, ये तर्क शक्ति, इच्छा शक्ति, विल पावर जिसको बोलते हैं, यादाश्त, मेमोरी जिसको बोलते हैं, मनोभाव, अरे अपने हाव भाव, माइंड के अंदर क्या चल रहे होते हैं, मन के अंदर क्या चल रहे होते हैं, सेंसिटिविटी, अपनी संवेदनाएं, बुद्धिमत्ता, अपना आईक्यू लेवल, ये सब के सब डिसाइड होता है किस पार्ट से? अग्र मस्तिष्क के सेरेब्रम भाग से। बात आ रही है क्या समझ में? सवाल यहीं से बनेगा भैया। ज्यादा आपको कोकत नहीं पढ़नी है, ज्यादा इधर उधर का नहीं पढ़ना है। सवाल जहां से बनते हैं उस चीज को ही उठाना है। तो क्या बोलता है सेरेब्रम के लिए? ये अग्र मस्तिष्क का बड़ा भाग है। अग्र मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम। तो सबसे पहले तो सवाल पूछे कि मस्तिष्क का बड़ा भाग, तब तो बोल देना अग्र मस्तिष्क। सवाल पूछे अग्र मस्तिष्क का बड़ा भाग, तब बोल देना सेरेब्रम। सवाल पूछे यादाश्त, आईक्यू लेवल, संवेदना, इच्छा शक्ति, मनोभाव, इनसे संबंधित पार्ट, तब बोल देना सेरेब्रम। एक अच्छी बात और आ रही है भैया, मैंने कहा कि आप सुनते हैं, आप सुनते हैं, आप देखते हैं, आप खाते हैं, आप सूंघते हैं, इन सब चीजों से, इन सब क्रियाओं के केंद्र बने होते हैं। वो केंद्र भी कहां पाए जाते हैं? सेरेब्रम में पाए जाते हैं। बोलो बात क्लियर आ रही है क्या? अरे ये बात समझ में आई क्या कि आप चाहे स्पर्श कर रहे हैं, किसी को छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, चाहे आप किसी को देख रहे हैं, चाहे आप कुछ सूंघ रहे हैं, चाहे आप किसी का कुछ सुन रहे हैं, इन सब से संबंधित एक केंद्र होता है। वो केंद्र भी कहां होता है? सेरेब्रम के अंदर होता है। नेक्स्ट बात आती है थैलेमस। मैंने कहा अपन पढ़ रहे मस्तिष्क, मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अपन स्टार्ट कर रहे हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क खुद एक बहुत बड़ा भाग है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट बात है अपनी थैलेमस के रिगार्डिंग। मैंने कहा अग्र मस्तिष्क खुद के 3 भाग है। एक तो अपन ने पढ़ लिया सेरेब्रम, फिर अपने को पढ़ना है थैलेमस, उसके बाद पढ़ेंगे अपन हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस के लिए ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है, आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि ये बाह्य वातावरणीय कारकों, बाह्य वातावरणीय कारक क्या होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं। मैं यूं कहूंगा तापमान, दाब, सर्दी, गर्मी, उमस। अरे ये जो चीजें होती है, आप जिनको बाहर से फील करते हैं कि आज तो गर्मी है, आप बाहर से फील करते हैं आज सर्दी है, यानी एनवायरमेंट में देख देख करके आज यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, वो चीजें किससे, मैं यूं कहूंगा वो चीजें किसके पार्ट के अंदर जाएगी या कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? तो उसका नाम आता है थैलेमस। अगर आपको पूछ ले कि भाई ये वातावरणीय कारकों को हैंडल करने वाला या उनको सप्लाई देने वाला, उनको कंट्रोल करने वाला, नियंत्रित करने वाला केंद्र, तो थैलेमस किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। नेक्स्ट आता है आपके हाइपोथैलेमस। तो ध्यान रखना भैया, हाइपोथैलेमस एक बहुत ही, मैं यूं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट और सवाल बनने वाला पार्ट होता है। कहते हैं कि ये आंतरिक कारकों, इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं, आंतरिक कारक बोले तो क्या, आपको मैं यूं कहूंगा किसी से घृणा हो जाना, किसी से प्यार हो जाना। प्यार का मतलब उल्टा मत निकाल लेना भैया, है ना। प्रेम, प्रेम तो भाई से भी हो सकता है, बहन से भी हो सकता है, माता पिता से भी हो सकता है, हाँ, और जो आप सोच रहे हैं वो भी हो सकता है। तो क्या बोल रहा है हाइपोथैलेमस, ये आंतरिक कारकों जैसे प्यार, घृणा, ईर्ष्या, भूख। अगर आपको भूख लगती है तो ऐसा बोलते हैं
कि अपने अंदर थ्रस्ट सेंटर होते हैं। थ्रस्ट सेंटर मतलब प्यास से संबंधित, भूख लगना मतलब हंगर के सेंटर। अपने को भूख लगने का मैं यूं कहूंगा पता चलता है किसके कारण, हाइपोथैलेमस के कारण। तो ईर्ष्या, भूख, प्यास, नींद, नाराजगी, आप किसी से नाराज हो जाते हैं, दुख, इन सब के लिए उत्तरदायी होता है कौन, हाइपोथैलेमस। याद रख लेना भैया कि इंटरनल फैक्टर्स का पूछे, भूख का, प्यास का, घृणा का, नाराजगी का, नींद का, इन सब चीजों के केंद्र जो होते हैं, सेंटर होते हैं, वो हाइपोथैलेमस में होते हैं। नेक्स्ट बात आती है मध्य मस्तिष्क। इसके लिए कोई ज्यादा विशेष नहीं बात है, सिंपल सीधी सी बात है, यह संपूर्ण मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। अगर ऐसा सवाल पूछे कि संपूर्ण मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, तब बता देना संपूर्ण शरीर का संपूर्ण मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग मध्य मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट, ये धड़ व गर्दन की गति के लिए आवश्यक है। ये अपनी गर्दन और धड़ की गति के लिए क्या है, आवश्यक है, कौन, मध्य मस्तिष्क। नेक्स्ट अपन देखते हैं पश्च मस्तिष्क के बारे में और कुछ इससे रिलेटेड तंत्रिका तंत्र की और बातें जो अपने सिलेबस में है या जिनसे सवाल बनने की संभावना है। तो देखना, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं मस्तिष्क की। तो मैं यूं कहूंगा अपन ने मस्तिष्क के 3 भाग करे। 3 भाग कौन से करे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क अपना खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ, मैंने कहा अगर आपसे सवाल पूछे कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है तो आपका आंसर जाएगा अग्र मस्तिष्क। अगर आपको पूछे अगर मस्तिष्क के कितने भाग है, आपका आंसर जाएगा 3। कौन कौन से भैया, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। बताया मैंने, इन सब के बारे में बातें पढ़ी अपन ने कि थैलेमस कहाँ काम आता है, हाइपोथैलेमस कहाँ काम आता है, सेरेब्रम कहाँ काम आता है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा मध्य मस्तिष्क। मैंने कहा अपने गर्दन व धड़कन की जो गति होती है, धड़ की जो गति होती है, उसके लिए उत्तरदायी होने वाला भाग कौन सा है, मध्य मस्तिष्क। अब अपन पढ़ रहे हैं कौन सा, पश्च मस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइंड ब्रेन। फिर से बता दूं, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बनानी है, मैं जितना हो सकता है उतना सिंपल वे में ही चल रहा हूं। मैंने आपको कहा मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क खत्म हुआ, अब अपन पढ़ लेते हैं पश्च मस्तिष्क। तो सबसे पहली बात क्या, पश्च मस्तिष्क कितने भागों का बना होता है, तो ये बोलता है पश्च मस्तिष्क के भी कितने भाग होते हैं जवानों, 3 भाग होते हैं। हाइंड ब्रेन आर 3 टाइप, कितने हैं, हाइंड ब्रेन के 3 प्रकार होते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं, एक होता है सेरिबेलम, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुमस्तिष्क। एक होता है आपका पोन्स वेरुलाई, जिसको बोलते हैं पोन्स, आप इसको पोन्स भी बोल सकते हो। एक होता है एमो, एमो मतलब क्या, मेडुलो ऑब्लांगेटा। बात आ रही है क्या समझ में, यानी कि अगर आपको ऐसा पूछे, जैसे एक सवाल बना के बताता हूं, मान लो सवाल आया कि पश्च मस्तिष्क के भाग हैं, पहला ऑप्शन है मेडुला ऑब्लांगेटा, दूसरा ऑप्शन है पोन्स वेरुलाई, तीसरा ऑप्शन है आपका सेरिबेलम, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपको पता है भैया कि पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, पोन्स भी है, मेडुला ऑब्लांगेटा भी है और सेरिबेलम भी है। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने सेरिबेलम पढ़ाया था, भैया सेरिबेलम नहीं पढ़ाया था, मैंने सेरिब्रम पढ़ाया था। आई क्या समझ में, सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों में फर्क है। सेरिब्रम अलग चीज है, किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क का। सेरिबेलम अलग चीज है, किसका भाग है, पश्च मस्तिष्क का। ध्यान रख लेना, सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग, सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क का भाग। क्या काम है देखना, आपके लिखा हुआ है सेरिबेलम अनुमस्तिष्क, यह है पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ध्यान रख लेना, पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सेरिबेलम है। जिस प्रकार से अग्र मस्तिष्क के लिए मैंने कहा कि इसका बड़ा भाग सेरिब्रम है, वैसे ही पश्च मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा है, सेरिबेलम है। बोलो क्लियर है क्या, इतना समझ में आया क्या, हाँ सर आ गया। तो नेक्स्ट देखना, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग हो गया, ये सामान्यतः चलने, बोलने, लिखने के लिए उत्तरदायी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रख लेना। आपको अगर पूछे कि मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो लिखने, बोलने, चलने के लिए उत्तरदायी है, तो आपका आंसर जाना चाहिए सेरिबेलम, आपका आंसर जाना चाहिए अनुमस्तिष्क। बात आई समझ में, यानी अगर आप बोलते हैं, लिखते हैं या चलते हैं तो उसके लिए उत्तरदायी भाग है आपका सेरिबेलम अनुमस्तिष्क। बात क्लियर है। नेक्स्ट एक नोट लगा करके लिखी हुई बात है और आप सब समझते भी हैं कि जब कोई व्यक्ति नशीली पदार्थ का सेवन कर लेता है या यूं कहूं शराब पी लेता है,
अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल का यूज कर लेता है, शराब पी लेता है, तो वो ढंग से चल नहीं पाता, उसके पैर इधर 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 पता नहीं कैसे पड़ते हैं। इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस प्रोसेस? इस क्रिया के पीछे रीजन क्या है? तो बोलते हैं कि मैं यूं कहूंगा कि जब कोई व्यक्ति शराब का सेवन कर लेता है तो उसका सेरिबेलम निष्क्रिय हो जाता है, तब उसका अनुमस्तिष्क निष्क्रिय हो जाता है, डीएक्टिव हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्या? मैंने कहा सेरिबेलम चलने के लिए उत्तरदायी है और वो चीज निष्क्रिय हो गई तो क्या होगा? अरे आपकी आंखें देखने के लिए उत्तरदायी है और आपकी आंखें ही बंद हो जाएगी तो क्या आप किसी से टक्कर नहीं खाओगे? मतलब क्या ये बोलता है? ज्यादा शराब के सेवन से ये भाग निष्क्रिय हो जाता है। मैं आगे वो बातें नहीं लिख रहा हूं भाई 7th क्लास वाली, अर्थात वो व्यक्ति चल नहीं पाता। नहीं, आप सबको पता है, ये सारी बातें तो आपको पता है। तो मैं यूं कहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा शराब का सेवन करता है तो उसका सेरिबेलम बंद हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा उस टाइम पे, तब वो व्यक्ति जो है सही से चल नहीं पाएगा। नेक्स्ट आता है पोन्स वेरुलाई, जिसको पोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोन्स। तो ऐसा कहते हैं ये पश्च मस्तिष्क के तीनों भागों के मध्य संबंध स्थापित करता है। पश्च मस्तिष्क के तीनों भाग कौन से? पश्च मस्तिष्क के तीनों भाग कौन से? पश्च मस्तिष्क के तीनों भाग, एक तो पोन्स, एक सेरिबेलम, एक मेडुला ओब्लोंगेटा, और लिखा हुआ भी बीच में ही है भैया, लिखा हुआ भी बीच में है, यानी पोन्स इन दोनों के मध्य में होता है, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लोंगेटा के बीच में, और इन दोनों के बीच में संबंध भी बनाए रखने का काम कौन करता है? पोन्स। फिर क्या बोलता है? ये तीनों भागों के मध्य संबंध। नेक्स्ट आता है एमओ। एमओ मतलब क्या? मेडुला ओब्लोंगेटा। तो कहते हैं इसे मस्तिष्क की पूंछ भी कहते हैं। अरे ब्रेन की टेल ऑफ ब्रेन। मस्तिष्क की पूंछ क्या है? मेडुला ओब्लोंगेटा है, एमओ है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? नेक्स्ट ये अनैच्छिक क्रियाओं जैसे लार, उल्टी आना। अरे अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी? आपकी सलाइवा, लार, उल्टी आना, हृदय धड़कन, इनकी क्रियाओं का मैं यूं कहूंगा काम करना, कंट्रोल करने, कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है? मेडुला ओब्लोंगेटा। आपको छींक आती है, क्या आप जानबूझकर छींक लेते हैं? आप क्या जो स्नीज करते हैं, छींक आती है, जानबूझकर करते हैं? नहीं। आपकी आंखें हैं, पलकें बार बार झपझप कर रही है, क्या आप जानबूझकर करते हैं? आप अपने हृदय धड़कन दर जानबूझकर करवाते हैं? क्या आपको उल्टी आती है तो आप जानबूझकर उल्टी करते हैं? नहीं। ये सारी चीजें अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाओं से संबंधित जो केंद्र होते हैं वो मेडुला ओब्लोंगेटा में होते हैं, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट बात आती है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड की। तो स्पाइनल कॉर्ड के लिए एक बात बोली जाती है, ये धागेनुमा संरचना है। अरे धागेनुमा संरचना है मतलब लंबी संरचना है जो कशेरुक दंड के मध्य में पाई जाती है। मैंने आपको लोकोमोशन मूवमेंट या हड्डियों वाले चैप्टर में बताया था कि ये जो भाग है क्या, स्पाइनल कॉर्ड न्यूरल ट्यूब में रहता है, किसमें? कशेरुक दंड के मध्य में। नेक्स्ट आता है मेरुरज्जु की लंबाई 42 से 43 सेंटीमीटर होती है। ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, बस इतना ही पूछते हैं कि इसका काम क्या है। ये इसका काम है क्या? ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। आप बोलोगे सर प्रतिवर्ती क्रिया कौन सी? तो भैया अगर मैं यूं कहूंगा कि आप तेज धूप में जाते हैं तो आपकी आंखें अपने आप झमझम करने लग जाती है, यूं कहूंगा आंखें बंद हो जाती है। या यूं कहूंगा कि आपको जब सर्दी लगती है तो आप अपने आप भी कंपकंपी भी करने, शिवरिंग करने लग जाते हैं। तो ये सब क्रियाएं क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। तो बोलते हैं इन क्रियाओं, जैसे प्रतिवर्ती क्रियाएं वातावरण से प्राप्त उद्दीपन के प्रतिक्रिया होती है, जैसे तेज धूप में आंखों का बंद होना, ठंड लगने पर कंपकंपी का होना, इन सब क्रियाओं को नियंत्रित करता है कौन? मेरुरज्जु। नेक्स्ट आपके एक बात आती है निकल करके, वो ये है कि मैंने आपको बताया था मस्तिष्क से पहले तंत्रिका तंत्र, 3 भाग, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस बोले तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु। पढ़ लिया अपन ने मस्तिष्क मेरुरज्जु? हाँ सर पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है पीएनएस। पीएनएस में मैंने बताया था परिधीय तंत्रिका तंत्र, नाम बताया था, तो भैया वो कोई ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आपके आया था एएनएस, ये लिखा हुआ एएनएस। एएनएस मतलब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। एएनएस मतलब क्या? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस मतलब क्या? स्वायत्त। स्वायत्त मतलब क्या? अपने आप चलने वाला। तो मतलब क्या? एएनएस जो होता है इसके खुद के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। स्टार्टिंग में भी बताया था। अब मैंने इससे रिलेटेड 3 बातें लिखी है, सारी नहीं लिखूंगा और यूं कहूंगा कि ऐसा तो पढ़ाने को तो अभी और पढ़ा है, चैप्टर खत्म थोड़ी हुआ, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही होता है, इसलिए मैंने इसको इसी हिसाब से समापन की ओर लेके आया हूं, इसी हिसाब से इसको बाइंड करके चल रहे हैं अपन।
तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एएनएस या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के खुद के दो भाग होते हैं। फर्दर टू टाइप्स कौन कौन से? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी के लिए बोला जाता है ये बढ़ाता है, परानुकंपी के लिए बोला जाता है ये घटाता है। क्या बढ़ाता है क्या घटाता है? तो भैया बॉडी प्रोसेसेस में, शरीर क्रियाओं में होने वाली इवेंट्स, क्या श्वसन दर को बढ़ाता है कौन? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। परानुकंपी क्या कर देगा? श्वसन दर को घटा देगा। ताप को बढ़ा देता है कौन? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ताप को घटा देता है कौन? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। एड्रेनलिन हार्मोन को बढ़ा देता है कौन? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। एड्रेनलिन हार्मोन को घटा देता है कौन? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। दैट मींस आई कैन से कि जितनी भी क्रियाएं होती है उनमें लगभग सामान्यतः 90% बढ़ाने वाला काम जो है अनुकंपी करता है, घटाने वाला काम जो है परानुकंपी करता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? सवाल पूछेगा एक ऐसा तंत्र जो श्वसन दर को बढ़ा देता है, ऑप्शन दे देगा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, मेडुला ओब्लोंगेटा। आपको पता है कि वो तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होगा, श्वसन दर को बढ़ाने वाला, घटाने वाला परानुकंपी तंत्रिका तंत्र होगा। यानी कि शरीर क्रियाओं की या यूं कहूंगा मात्रा को, ताप को, इन चीजों को बढ़ाने वाला होगा वो तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होगा, और घटाने वाला होगा वो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र होगा। ये आपका तंत्रिका तंत्र से संबंधित चैप्टर खत्म हुआ। ये आपका नर्वस सिस्टम का, या यूं कहूंगा आपके सिलेबस में जितनी चीजें पूछे वाली थी वो खत्म हुई। इसमें कुछ यूं कहूंगा वैज्ञानिक नामों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि इस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, इस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। कई बार कुल का पूछ लेते हैं, उसकी फैमिली का पूछ लेते हैं, या तो वैज्ञानिक नाम पूछेंगे पौधे का या फिर उसकी फैमिली का पूछ लेंगे, इसकी फैमिली कौन सी है। तो आपने कुछ यूं कहूंगा कि यूं समझ लो 5 मिनट की क्लास है, पर अगर आपने इसको याद कर लिया है, अगर इस क्लास को आपने याद कर लिया तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, आपको क्वेश्चन बन सकता है। मैं जहां तक सोचता हूं कि यहां से क्वेश्चन पक्का आता है, यहां से एक सवाल पक्का बनता है। तो देखना कुछ पौधों के वैज्ञानिक नाम। सबसे पहले लिखा हुआ है गेहूं, सबसे पहले मैंने लिखा है गेहूं। मैंने कुछ सिलेक्टेड पौधों के यहाँ पे वर्णन करा है, कुछ सिलेक्टेड पौधों के नाम लिखे हैं, ज्यादा कचरा नहीं है। ऐसे पढ़ने को तो बायोलॉजी में 100-150 वैज्ञानिक नाम है, रट लो भले। अरे ऐसे नीट के लेवल पे अगर अपन बात करें तो इतने पढ़े, पर वो अपने काम के नहीं है, वहां से सवाल अपने नहीं बनता है, वो नीट वालों के बनता है या फिर कोई अदर एग्जाम्स में बनता है। अपने लिए जो काम के है वो इतने ही है। तो सबसे पहले लिखा हुआ गेहूं, तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है भैया ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। कुल पूछ ले अगर आपको कि गेहूं का कुल कौन सा है, तो ध्यान रखना ग्रेमिनिया पोएसी है। कौन सा है? ग्रेमिनिया पोएसी। चावल का पूछ ले कि चावल का वैज्ञानिक नाम, तो याद रखना ओराइजा सटाइवा है। इसका कुल मैंने नहीं बताया तो आपको भी याद नहीं रखना है। सॉरी। मक्का का नाम पूछ ले तो जियामेज। मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? जियामेज। अश्वगंधा आजकल खूब चल रही है, कोरोना के लिए बोलते हैं कोरोना चल रहा है तो आपको अश्वगंधा लेनी चाहिए। अश्वगंधा से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, अश्वगंधा से बुखार नहीं आता है, अश्वगंधा से फिजिकल वीकनेस नहीं आती, स्ट्रेंथ मिलती है। तो याद रखना भैया इस अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम है विथानिया सोमनिफेरा। क्या है? विथानिया सोमनिफेरा। मैंने इसका कुल लिखा है, मतलब आपको कुल याद रखना है। क्या है कुल? सोलेनेसी। क्या कुल है? सोलेनेसी, आलू वाला कुल। अरे आलू का कौन सा कुल होता है? आलू का कुल होता है सोलेनेसी। मैं यहाँ मटर के लिए भी कुल लिखूंगा, आपको कुल याद रखना है, फैमिली याद रखनी है, वो है फाबेसी। क्या है? फाबेसी, याद रख लेना। इधर लिखा हुआ आपके हल्दी। हल्दी भी बोलते हैं, हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, इम्यूनिटी बढ़ती है, बुखार नहीं आता है, एंटीपायरेटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल सारे इसमें यूं कहूंगा नेचर होते हैं। तो हल्दी का वैज्ञानिक नाम कुकुरमा लौंगा। याद रख लेना भैया हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या? कुकुरमा लौंगा। नेक्स्ट आता है तंबाकू। तंबाकू नहीं खाना चाहिए, इससे कोई इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होती है। बात आ रही है कि समझ में? तंबाकू से कोई इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होती है, तंबाकू फिजिकल वीकनेस देता है, तंबाकू से कैंसर होता है, तंबाकू नहीं खाना चाहिए। हेल्थ और इकोनॉमी दोनों गिरती है तंबाकू से, क्योंकि हेल्थ तो खाने से खराब होगी, कैंसर वेंसर होगा, और इकोनॉमी जेब से ढीली होगी। बात आ रही है समझ में? यानी तंबाकू नहीं खाना चाहिए। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम टोबैकम निकोटियाना। अरे बात आ रही है क्या समझ में? नेक्स्ट आता है आलू। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरसम। सोलेनम ट्यूबरसम। मटर में जेनेटिक्स में बता चुका हूं, फिर से बता दूं, मटर पाइसम सटाइवम। मैंने वहां बताया था मटर के अंदर 14 क्रोमोसोम होते हैं, 14 गुणसूत्र होते हैं, 7 जोड़ी होते हैं। इनके 7 विपर्यासी लक्षणों पर मेंडल ने प्रयोग किए थे। जेनेटिक्स के अंदर कितने लक्षणों पर?
7 विपर्यासी लक्षणों पर प्रयोग किए थे, कुल है इसका फाबेसी। क्लियर है? फिर आता है एक वर्ड मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कुछ एक छोटा सा नाम बताना चाह रहा हूं, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके लिए बोलते हैं कि हरित गृह गैस से याद रख लेना, कई बार पूछ ली जाती है कौन कौन सी होती है, तो मोस्ट होती है भैया इसके अंदर CO2। हरित गृह गैसों में सबसे ज्यादा मोस्ट कौन सी होती है? CO2। 60 से 65% होती है, 60 to 65% होती है क्या? CO2। फिर होती है मीथेन गैस, जिसको मार्स गैस बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको? मार्स गैस, CH4। प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं, बायोगैस भी बोलते हैं। जुगाली करने वाले जानवरों के मुंह से भी यही निकलती है और चावल के खेतों में से भी यही निकलती है। क्लियर है? नेक्स्ट मैं कुछ एक और पॉइंट बताना चाह रहा हूं, वो है मधुमक्खी पालन में। तो मधुमक्खी पालन में सबसे कॉमन वाली जो होती है, सामान्य प्रजाति जिसको पालते हैं मधुमक्खी छतों में रखते हैं, उसका नाम है एपिस इंडिका। याद रख लेना जवानों, एपिस इंडिका। नेक्स्ट, छत्ते में 3 प्रकार की मक्खियां पाई जाती है। कौन कौन सी? रानी मक्खी होती है, ड्रोन यानी नर होता है, श्रमिक मक्खी होती है। क्लियर है? रानी मक्खी का काम जनन करना होता है, श्रमिक मक्खी का काम बच्चों को पालना, अंडों को रख रखाव करना, शहद इकट्ठा करना, ये सारी चीजें होती है। तो ये आपका खत्म हुआ क्या? छोटा सा पौधों के वैज्ञानिक नाम का चैप्टर। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और लगे रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।